हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने न्यू डिटॉन्ट किया जो 1985 से 90 तक चलता है। आफ्टर दैट आज हम करेंगे कोल्ड वॉर का एंड, मीनिंग जो कोल्ड वॉर थी 1945 से स्टार्ट होती है एंड 1990s में जो ख़त्म हो जाती है। तो कोई इसको 91 कहता है, कोई 92 कहता है, इवन कि हम इसको 90 भी कहते हैं। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर वो ऑफिशियल डेट क्या मानी जाती है? तो ऐसी कैसी कॉजेज थे जिस वजह से कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हम ये सेशन में यही करेंगे एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसको हम स्टेज 5 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर की थी इसकी 5 स्टेजेस की थी एंड इसमें लास्ट स्टेज आती है एंड ऑफ कोल्ड वॉर स्टेज नंबर 5 जो 1990 से लेकर 91 तक चलती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ही कोल्ड वॉर है वो ख़त्म होती है। जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर है इसका एक मेन इम्पैक्ट बनती है। जो यूएसएसआर है ये डिसॉल्व होता है, इसके बाद कोल्ड वॉर को ऑफिशियली एंड कर दिया जाता है। तो आज हम इस सेशन में करते हैं कॉजेस ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ऐसी कौन कौन सी कॉजेस थे जिस वजह से कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाती है? क्योंकि कोल्ड वॉर है 1945 से 90 तक, रफली हम यही टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं। तो जो 45 ईयर्स से भी ज़्यादा के लिए कोल्ड वॉर लड़ी जाती है, इसका एंड कैसे होता है? जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आई थी। तो इसके मेन कॉजेस क्या है? फर्स्ट वन इज मिखेल गोर्बेचव पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। जो मिखेल गोर्बेचव हैं ये क्या थे? यूएसएसआर मीन सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने 1985 में कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो स्टार्ट कर दी, जिसके बाद यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाते हैं। जो गोर्बेचव थे ये बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट थे, इन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए थे और कई बार इनको ही मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न माना जाता है जिस वजह से सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो इनकी जो 2 पॉलिसीज थी, पेरेस्ट्रोइका का मीनिंग क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मेशन, मीनिंग हम जो सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें बिलीव कर रहे हैं। तो ये कहते थे कि हमने जो फ्रीडम नहीं दी है हम वो फ्रीडम लेकर आएंगे, हम अपनी इकोनॉमी में चेंज करेंगे। तो पहले जैसे अगर हम प्राइवेट बिजनेस की बात करते हैं, प्राइवेट बिजनेस अलाउ नहीं थे, अब इसने चेंज कर दिया। अब क्या हो गया? इकोनॉमिक फ्रीडम मिलने लगी, प्राइवेट बिजनेस है, एंटरप्राइजेस हैं वो स्टार्ट हो गए, लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देनी स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनको रिफॉर्म करने के लिए पेरेस्ट्रोइका पॉलिसी को अपनाया। और उसके बाद एक पॉलिसी ग्लासनोस्ट। ग्लास का मीनिंग क्या होता है? जो ग्लास होता है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इसी में ग्लासनोस्ट का भी मीनिंग है ओपननेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस। तो इसमें पहले कोई कम्युनिस्ट के अगेंस्ट कोई भी वर्ड लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, अब इनको भी फ्रीडम दी जाने लगी। तो इस तरह जो इनकी 2 पॉलिसीज थी पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा यूएसएसआर में चेंज आ जाते हैं। ये दोनों पॉलिसीज स्टूड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयरिज्म। तो इसका पर्पस था लोगों का वेलफेयर करना, इसको डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देना, लोगों के पास ज़्यादा पावर हो, उनको लिबरलाइज करना ही इन 2 पॉलिसीज का मेन पर्पस माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉलिसीज भी कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती हैं, क्योंकि इन पॉलिसीज की वजह से ही यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उनको जो स्टेट्स थी उनको फ्रीडम मिल जाती है एंड इसके लिए जो गोर्बेचव हैं वो अपनी मिलिट्री नहीं भेजते एंड इस वजह से क्या होता है कि जो नेशंस हैं वो रिवोल्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिमोलिशन ऑफ बर्लिन वॉल। जो बर्लिन वॉल थी वो जो पहले कंस्ट्रक्ट की गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, इसको अब डिमोल्ट कर दिया गया, इसको गिरा दिया जाता है। तो जो बर्लिन वॉल थी यूएसएसआर ने कंस्ट्रक्ट की थी 1961 में,
ताकि जो ईस्ट बर्लिन है एंड वेस्ट बर्लिन है इनमें ट्रेड है बंद हो सके, लोगों का जो आना जाना है ट्रैवलिंग है वो वे बंद कर दी थी जो कोल्ड वॉर की पीक पर थी। तो बर्लिन वॉल है इसको गिरा दिया जाता है नवंबर 1989। इट वाज डिमोलिश्ड बाय द जर्मन्स। तो इनमें अब जर्मन्स हैं, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी है वो रीयूनाइट होना स्टार्ट करते हैं, इसमें वॉल को गिरा दिया जाता है। इसके साथ ही फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो स्टार्ट हो जाती है, इनमें आपस में ट्रेड स्टार्ट हो जाते हैं, पीपल हैं इनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनका एक मेन कोज ये था कि जर्मन है इसकी जो इकोनॉमिक पावर थी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, तो इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने के लिए तो जो बर्लिन वॉल है इसको जे फॉल कर देते हैं एंड इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन है इसका इम्पैक्ट इंक्रीज कर रहा था, तो वो अपनी इंटीग्रिटी को इकोनॉमिक क्लोजनेस को इंक्रीज कर रहा था। ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी है इसके साथ ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इनकी रीयूनिफिकेशन हो जाती है। तो जो अनाउंसमेंट है रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये होती है 1 जन 1990 को एंड ऑफिशियली 3 अक्टूबर 90 को जर्मन है जे रीयूनाइट हो जाता है। हम रीयूनिफिकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहले यूनिफिकेशन हुई थी 1860 में हुई थी, 70 तक ये रीयूनिफिकेशन चलती है, लेकिन जब रीयूनिफिकेशन है जो होती है 1990 में। तो इसमें क्या होता है जो ईस्ट जर्मनी है जो यूएसएसआर रशिया के अंडर आता था इनकॉर्पोरेटेड विद द वेस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के साथ मिल जाता है। अब इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक माने जाते हैं, इसमें एक काउंसलर है वो इलेक्ट किए जाते हैं, इनमें कलेक्टिव इलेक्शन होती है एंड सबसे पहले हेलमट कोल हैं वो फर्स्ट चांसलर बनते हैं। तो इस तरह जर्मनी रीयूनाइट हो जाता है। नेक्स्ट इज एंड ऑफ वारसा पैक्ट। और वारसा पैक्ट क्या था, यूएसएसआर का एक मिलिट्री अलायंस था। तो इस मिलिट्री अलायंस को जिसने पूरी ईस्टर्न नेशंस थे इनको कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करा रहा था एंड इसमें कोऑपरेशन की बात की थी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो सोशलिस्ट ब्लॉक है इसके अंडर आने वाली कंट्रीज को वो सिक्योरिटी दे रहा है। तो इसमें जो वारसा पैक्ट है फॉर्मली इसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसकी जो फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि वारसा पैक्ट है वो खत्म हो गया ऑन 1 जुलाई 1991। अब जब वारसा पैक्ट नहीं रहा, मिलिट्री अलायंस नहीं रहा, जो हमारी इकोनॉमी है हमारी कंट्रीज नेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। और जर्मनी जो सबसे बड़ा मेन कोज था इनमें भी अब रीयूनिफिकेशन हो गया, इसके बाद वारसा पैक्ट खत्म हो गया। तो ये जो सब कोजेस हैं ये कोज बनते हैं कोल्ड वॉर को खत्म करने के। एंड उसके बाद आते हैं कोरिया एग्रीमेंट एंड पीस इन अफगान। तो अफगान है इसमें पीस क्रिएट हो जाता है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो बैटल ग्राउंड बन चुके थे इनमें भी एग्रीमेंट साइन होते हैं ऑन रिकॉन्सिलिएशन, नॉन एग्रेशन एंड एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। और इसके अंडर क्या होता है, अब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एक दूसरे की जो सॉवरेंटी है इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड साथ ही वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स को, नॉन अग्रेशन को यूज नहीं करेंगे ऐसा प्रॉमिस करते हैं। एंड इसके बाद ये दोनों ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंडिपेंडेंट मेंबर बन जाती है। अब कोरिया वॉर है एक तरह से वो भी खत्म होगी, अफगान रह गया। अफगान में जो सोवियत अफगान वॉर थी 1979 से 89 तक चलती है और उसके बाद सोवियत विड्रॉल हो जाता है। इसके साथ ही कम्युनिज्म है वहां पर फॉल कर जाता है एंड इसके साथ जो अफगान है इसमें स्टैब्लिश की जाती है अफगान इस्लामिक स्टेट। तो अब अफगान क्या बन जाता है, एक इस्लामिक स्टेट बन जाता है। तो इस तरह क्या होता है जो अदर नेशन थे इन नेशंस में भी पीस है वो क्रिएट हो जाती है। तो कोल्ड वॉर के लिए अब जो बैटल ग्राउंड चाहिए था बैटल ग्राउंड खत्म हो गया। एशिया, अफ्रीका कंट्रीज हैं इनमें पीस क्रिएट हो चुकी थी। लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, नेशन थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई थी, हम उनके लिए लड़ना स्टार्ट कर दिए थे। और इसके बाद जो सबसे बड़ा कॉज बनता है वो बनता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। दिसंबर 25, 1991 को ये अनाउंस किया जाता है कि यूएसएसआर है
वो ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती है वो दिसंबर 25 को होती है। तो जो यूएसएसआर था ये क्या था? यूएसएसआर वाज अ लूज कॉन्फेडरेशन ऑफ 15 रिपब्लिक्स। इसमें जो 15 रिपब्लिक नेशन थे इनका जे एक लूज कॉन्फेडरेशन था। कॉन्फेडरेशन क्या होता है इसके एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो 15 अदर नेशंस हैं ईस्ट जर्मनी की, वो सभी क्या हो जाती हैं यूएसएसआर के अंडर आती हैं। एंड इसमें जो रशिया होता है इनमें मेजर इकोनॉमी थी, वो ही इसका लीडर माना जाता है। यूएसएसआर है जो फॉर्म किया जाता है 1922 को। इसमें यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के साथ काम किया जाता है ताकि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट कर सके। इसलिए यूएसएसआर एक अलायंस है, एक नेशंस का जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी आपस में मिलकर क्या कर रही थी, वो अपनी डेवलपमेंट कर रही थी। इस तरह जिस सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कहला रही थी जिसमें इनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मिलिट्री पावर थी। तो जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था ये बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। 91 में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो इसमें अब कोई ब्लॉक ही नहीं बचा था। जब कोई ब्लॉक नहीं था सभी वीक हो चुके थे, इसके साथ ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाती है। जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम। अब इसमें क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी, इसमें ब्यूरोक्रेटिक वर्क था। जो 15 नेशन थे, जो 15 नेशन है मॉस्को से ही जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है उससे ही अपने डिसीजन लेते थे। जो कमांड वहां से मिलती थी वही काम करते थे। तो मीनिंग 15 रिपब्लिक्स अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो सभी डिसीजन किससे होते थे? मॉस्को के ही होते थे। इस तरह ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव सिस्टम बन गया था जिसमें करप्शन है वो भी इंक्रीज हो चुकी थी। एंड इसमें डेमोक्रेसी है वो नहीं था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट थी। इसमें जो कम्युनिस्ट होने की वजह से लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एंड इन सब 15 नेशंस में रशिया है इसकी ही डोमिनेंस थी। एंड इसके बाद जो एक्सपेंडिचर था ज़्यादा डिफेंस पर किया जा रहा था क्योंकि सोवियत यूनियन की वो कंट्री में जो वॉर चल रही थी हर टाइम वो हेल्प कर रहा था, वॉर में इन्वॉल्व हो रहा था ताकि वो भी एक सुपर पावर बन सके। इस तरह जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिस वजह से यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो डिसइंटीग्रेट के लिए कौन कौन सी मेजर इवेंट्स हैं वो होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो बर्लिन वॉल है वो जब फॉल हो जाती है उसके बाद जर्मनी की रीयूनिफिकेशन हो जाती है। एंड साथ में ही बाल्टिक स्टेट्स हैं इनकी फ्रीडम मिल जाती है, जैसे एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया। इनको ऑफिशियली जब इंडिपेंडेंस दी जाती हैं ऑन 6 सितंबर 91 को। जे अगस्त में कोई मई में जे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन यूएसएसआर है 6 सितंबर 91 को ऑफिशियली इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। इसके लिए जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी अमेंडमेंट कर दी जाती है। अब जब कुछ कंट्रीज हैं उनमें नेशनलिज्म इंक्रीज हो रहा है, जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही हैं इसके लिए यूएसएसआर ने आर्मी नहीं भेजी। इससे पहले क्या होता था, अगर कोई कंट्री इन रेवोल्यूशन करती थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कराना चाहती थी यूएसएसआर आर्मी भेज देता था। लेकिन इसमें जो गोर्बाचेव हैं उन्होंने आर्मी को नहीं भेजा और उनकी इंडिपेंडेंस को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं वो किए जाते हैं क्योंकि इस टाइम यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। अगस्त कूप होता है 91 में। अगस्त कूप क्या था, एक तरह से रेवोल्यूशन का पीरियड था। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस होती हैं। इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो जाते हैं। उनको उनके क्रीमिया में वो रह रहे थे उनमें होम अरेस्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद
जो नई इलेक्शन होती है इसमें बोरिस जॉनसन है वो इलेक्ट होते हैं, तो वो कहते हैं हम यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करेंगे, मीनिंग हम रशिया इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि अब जो अदर छोटे छोटे नेशंस हैं इनका इकोनॉमिक बर्डन है हम नहीं सह सकते हैं। तो जे लोगों को स्पीच देते हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो बोरिस जॉनसन है जे नए प्रेसिडेंट बनते हैं इन्होंने इन कूप को फेल कर दिया एंड न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ही यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से यूएसएसआर है वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन डेसोलेशन जिस सेम टर्म्स ही मानी जाती हैं। तो इनके फैक्टर्स कॉजेस क्या बन जाते हैं, इकोनॉमिक वीकनेस, यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी क्योंकि एक ही गवर्नमेंट थी, ब्यूरोक्रेटी थी, अथॉरिटेटिव थी, इसमें करप्शन इंक्रीज हो गई थी, नेपोटिज्म इंक्रीज हो चुका था एंड गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स थे वो हो गए थे जिनकी वजह से लोगों को ओपननेस मिल गई, फ्रीडम मिल गई, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंगेंस्ट ही हो जाते हैं, नेशनलिज्म है वो इंक्रीज हो जाती है। जो 15 कंट्रीज हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कराना मांग करनी स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह यूएसएसआर के बहुत सी कॉजेस बन जाते हैं जिस वजह से इसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इसका सबसे बड़ा कॉज बनता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब इसकी वजह से ही कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म होता है, आर्म रेस खत्म हो जाती है, आइडियोलॉजिक कन्फ्रंटेशन है इसमें जो कन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं एंड कम्युनिस्ट रिजीम है इसका भी खात्मा हो जाता है। इसके साथ ही यूनिपोलर सिस्टम अमर्ज हो जाता है, यूएस से ही एक सुपर पावर बच जाता है एंड अमर्जेंस ऑफ न्यू पावरफुल नेशन रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। तो इस तरह कुछ 3 कंट्रीज हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेशन के रूप में अमर्ज होते हैं एंड फेब 1992 को जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जॉर्ज बुश एंड रशिया के बोरिस जेल्सिन ये दोनों ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो फेब 92 को जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाती है। इस तरह यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होते ही कोल्ड वॉर का खात्मा हो जाता है। तो आज हमने इस सेशन में कोल्ड वॉर का एंड किया, नेक्स्ट सेशन में हम इसका इम्पैक्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।